किसान भाइयों नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह, कृषि प्रसार वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर। आप सभी कृषि न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज का जो विषय है वो यह है कि हमारे किसान अगेती फार्मिंग करके कैसे अच्छा लाभ ले सकते हैं, जो कि बाजार में हम प्रायः देखते हैं और सोचते भी हैं कि खेती हम भी कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। हम यह जानते हैं कि बाजार जब आपका ठंडी की शुरुआत होती है तो तरह तरह के सब्जियों से धीमे धीमे जो है रंग बिरंगी सब्जियां आने लगती हैं बाजारों में, जो कि काफ़ी एक लंबे गैप के बाद आती हैं। तो परचेजर हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा दे करके जो है सब्जियों को खरीदते हैं। तो उस समय का जो भाव होता है, मैं समझता हूँ अगर वह भाव जो है हमारे किसान भाई सही रूप से पाएँ तो काफ़ी अच्छा मुनाफा अपने खेती से किसानी से पा सकते हैं। अब उसमें जो अभी का समय चल रहा, सितंबर माह से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है और मध्य अक्टूबर तक ये हम खेती कर सकते हैं। अब उसमें जो आपकी खेती किसानी में ये है उसमें मेन रूप से ये है, जैसे कि हम भिंडी की सब्जी कर सकते हैं, गोभी की खेती कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं। ये कुछ मुख्य फसलें ऐसी हैं जो बाजार में बहुत ही चाव से आदमी उसका इंतजार करता है कि कब जो है अगेती भिंडी आ रही है, कब अगेती मटर आ रही है। और मटर तो जब आती है तो मटर का समय ऐसा चलता है कि मटर फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, और एक बार चालू होती है तो घरों में जो है मटर ही मटर दिखती है, फिर लंबी अवधि तक मटर चलती रहती है। उसमें जो है आपकी गोभी भी होती है जो अर्किल होती है, और गोभी का भाव हम देखते हैं जो है कि आपकी छोटी छोटी गोभियां होती हैं और वो भी पत्ते के साथ ही जो है किलो ग्रेड बिकती है और बड़ा अच्छा दाम लोग उसका लेते हैं, उसका भुगतान भी करते हैं, जो कि हमें एक चाव रहता है कि बड़े लंबे गैप के बाद सब्जी आई तो उसको खाना अच्छा लगता है, एक स्वाद अपना टेस्ट चेंज करना होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वह जो है अगेती मटर की है। अगेती मटर की खेती करके हमारे किसान कैसे अच्छा लाभ ले सकते हैं, उस पर कुछ एक छोटी चर्चा हम करेंगे। बात करेंगे थी मटर की जो है, तो इसकी बुआई का जो सबसे अच्छा समय है वह आपके सितंबर का जो लास्ट सप्ताह होता है उससे लेकर के आपका जो अक्टूबर है वो लगभग 15 से 20 अक्टूबर तक आपको यह बुआई कर देनी चाहिए। यह समय जितना लंबा जाएगा उस लंबी अवधि में आपको नुकसान ये होगा कि जो है आपकी पैदावार तो अच्छी होगी, लेकिन जितना आप विलम्ब करेंगे उतना विलम्ब उसको आप हार्वेस्टिंग में कर पाएंगे। तो जो आपकी अगली फसल आने वाली है, जैसे गेहूं वगैरह लेंगे आप, तो वो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो अगली फसल पे हमें ध्यान देना है कि हमें यह फसल जो है एक गैप में लेना है कि हमारे पास बहुत कम समय है, और इस कम समय में हम ऐसी कौन सी प्रजाति का चुनाव करें जो हमें जो है लगभग ये 2 महीने में पूरी उपज अपनी दे दे। तो उसमें अगेती मटर की सब्जी जो है ये बड़ी अच्छी खेती होती मानी जाती है। उसमें तमाम ऐसी जो है प्रजातियां हैं, वैरायटियां हैं जो अलग अलग विश्वविद्यालयों से, पंतनगर यूनिवर्सिटी से, चंद्रशेखर आज़ाद से, पूसा से, BHU से, काशी से, तमाम जो है ऐसे विश्वविद्यालय अच्छी वैरायटी डेवलप किए हैं जिनकी खेती करके हम किसान भाई अच्छा लाभ ले सकते हैं। उनमें से कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जैसे कि आपका अर्किल नाम सबसे पहले आता है, अर्किल को हम कर सकते हैं। आज़ाद मटर 2 और 3 है, कर सकते हैं। ऐसी वैरायटियाँ हैं। पंत मटर है, पंतनगर से निकली हुई है, पंत मटर 2 या 3 है। आपकी जवाहर मटर है, जवाहर मटर 3, 4, काशी नंदिनी, काशी उदय, ये दोनों जो है BHU से निकाली गई हैं। अर्का अजीत, अर्का कार्तिक, पूसा श्री, पंजाब अगेता, ये जो प्रजातियां हैं ये बहुत ही कम समय में आपको अच्छी उपज देने वाली हैं, और इनकी जो फलियां होती हैं बड़े आकार की होती हैं, दाने अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं और देखने में अच्छी होती हैं, गुच्छेदार होती हैं। तो ये प्रजातियां आपको कम समय में अच्छी उपज दे करके अच्छा मुनाफा आपको दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो है कि अब अगर हमारी वैरायटी का और समय की बात हो गई तो अगली बात आती है कि हम इसका बीज दर कितना रखें। तो हम ये जानते हैं कि चाहे हमारी चना हो या मटर हो, इन सभी का जो है हम लगभग जो एक औसत बीज दर रखते हैं वो 8 से 10 किलो का रखते हैं। तो चूँकि जो इसका निश्चित पैमाना है वो 8 किलो का है, 8 किलो प्रति बीघा मीन्स जो है कि आपका 40 किलो एकड़ का। तो ये है, इसमें जो अगेती फसल हम लेने जा रहे होते हैं तो इसमें हमें हल्का सा बीज का दर जो है बढ़ा के लेना चाहिए, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं उस समय जो है ठंडी कम होती है, हल्की गर्मी रहती है, और मटर के जर्मिनेशन के लिए हल्का सा ठंडा मौसम चाहिए होता है। तो हम बीज दर बढ़ा के इसलिए देते हैं कि अगर जमाव कम भी हो रहा है तब भी हमारा औसत उपज जो है हमको मिल जाए, औसत जमाव जो है वो प्रभावित ना हो।
तो हम लगभग जो है 40 की जगह पे 10 किलो बढ़ा करके 50 किलो प्रति एकड़ का बीज हम दर रखेंगे तो यह उचित रहेगा। और यह बीज दर जो है आपको अगर कहीं से भी आपके दाने कहीं से इफेक्टिव है जो है कम जमा हो रहा है तो ये भरपाई आपको कर देंगे ये। अब बात आती है जो है कि हम बुआई कैसे करें। अगर हम इसकी बुआई मटर की रीज पे कर रहे हैं, खेत की तैयारी अच्छे से कर लें। खेत की तैयारी करने के बाद हम रीज मेकर जो होता है उसकी दूरी ऐसे मेंटेन करें जो है कि कूड़ से कूड़ की दूरी जो है लगभग 30 सेंटीमीटर की बन जाए। 30 सेंटीमीटर का गैप जो होता है इसमें लाइन टू लाइन जो दूरी है ये 30 सेंटीमीटर का है। और जो बीज का डिस्टेंस रखते हैं वो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर का हम रखते हैं। तो रीज मेकर पे करेंगे तो फसल और अच्छी होगी। उसमें हम जो सस्यक्रियाएँ अंतः सस्यक्रियाएँ होती हैं उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर रीज मेकर नहीं बन पा रहा है तो हम प्लेन ज़मीन पे भी, समतल ज़मीन पे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रीज थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। और इस पे भी जो है हम अगर मल्चिंग के माध्यम से करते हैं तो मल्चिंग यह करेगा कि हमारे जो है खेत में कहीं से भी कोई खरपतवार का जमाव नहीं होने पाएगा और हमारी फसल और अच्छी पैदा होगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि हमें बीज से बीज की दूरी जो है लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। और जो कूड़ से कूड़ की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट की दूरी रखनी है इसकी बुआई के समय में। अब जो बात आती है कि हम इसमें फर्टिलाइज़र कैसे कैसे यूज करें। तो फर्टिलाइज़र में हमें जानते हैं जो है कि हमारे जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में हमको नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम देनी होती है और इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा अच्छी रहती है। तो हम जो इसमें एनपीके की बात करेंगे कि हमें नाइट्रोजन कितना देना होता है, तो लगभग नाइट्रोजन जो है हमें अगर हम 12 किलो तक ले रहे हैं तो वह उपयुक्त है। और फास्फोरस जो आपका पीटीयू होता है तो पीटीयू को जो है हम 18 किलो लगभग, और K2O जो आपका पोटास है वो लगभग 26 किलो या 28 किलो तक हम ले सकते हैं। ये प्रति एकड़ का डोज है और ये इस डोज को हम मेंटेन करके जो है आपको अपने फसल को एक अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और यह सभी तत्व जो है आपको बुआई के समय ही एक बार में यूज़ कर लेने हैं। इसमें स्प्लिट डोज नहीं दिया जाता है। फसल के मध्य अवस्था में आपको अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने पे क्या होता है कि आपके पौधे जो उनका वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगा और फलियाँ आपके कम आएंगी। तो आपको स्प्लिट डोज नहीं देना है, सारे के सारे तत्व को एक साथ ही बुआई के समय आपको खेतों में दे देना है। इसकी अवधि मैंने बताया जो है कि यह लगभग हमको एक गैप के एक ऐसा अंतराल है जो हमारे जो है धान की फसल या खरीफ की फसलें कटती हैं उस समय से लेकर के आपके रबी के फसल लेने के बीच में एक लंबा थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप में हमको इस फसल को लेना होता है। तो इसमें हमें यह चुनाव करना है कि हमें लगभग 2 महीने में ही या इससे कम दिन में जो है जो फसलें हो रही हैं, जो प्रजातियाँ हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं जो कर सकते हैं, उसका चुनाव करिए, सही चुनाव करिए। और जो रिकमेंडेड वैरायटी है आपके प्रदेश के लिए, आपके जो है रीजन के लिए रिकमेंडेड वैरायटी ही जो है आप उसका चयन करिए। अन्यथा ऐसा होता है कि आप किसी भी वैरायटी को सुन करके, देख करके उसको ला करके बुआई करेंगे तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके क्षेत्र में जो है उसकी उपज हो सकता है ना मिल पाए। तो जो आपके क्षेत्र के लिए जो है संस्तुत प्रजातियां हैं उसका ही चुनाव करें, ये सबसे अच्छा रहेगा। लास्ट में जो बात आती है जो है कि इसकी उपज हम कितनी ले पाएंगे, तो लगभग ये आपकी जितनी प्रजातियां मैंने बताया कि इसकी उपज आपका 25 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक रहती है। और यह उपज इतनी है कि इससे आप जो है जो आपके रबी के मुख्य फसलें हैं उससे ज़्यादा मुनाफा आप एक कम अवधि में, कम लागत में इनसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।